नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे जाति जनगणना की और उससे पनपती सियासत की। जिस समय से जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने हामी भरी है या घोषणा की है, उसके बाद से इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार में बीजेपी को निशाने पर लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति जनगणना उनकी पार्टी की ताकत और लालू प्रसाद यादव के संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2001 में जाति जनगणना होनी थी, लेकिन सरकारें इसे टालती रहीं। जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर जातिगत जनगणना की मांग की। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया, लेकिन अब इसे करवाने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह 20 वर्षों तक एनडीए सरकार में रहे, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हुई। जबकि तेजस्वी 17 महीने डिप्टी सीएम रहे, उसी दौरान यह प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना की टाइमिंग पर सवाल उठाया और इसे बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए जातीय जनगणना कराना स्वीकार किया है। तेजस्वी ने कहा कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है, वे देवेगौड़ा सरकार का इतिहास पढ़ लें और समझें कि कैसे पिछली सरकारों ने जातिगत जनगणना को टालने की कोशिश की। दरअसल वोट बैंक में सेंध लगने के डर से जाति जनगणना की कीर्ति लेने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी पर अपयश लादा जा रहा है। यह अलग बात है कि जाति जनगणना को बीजेपी पहले मना कर चुकी थी, अब हामी भरी है। वहीं कांग्रेस राज में भी करीब 2010 में जाति जनगणना की पहल हुई, लेकिन आंकड़े सामने नहीं रखे गए। अब जब जाति जनगणना होगी तो जातियों के सही आंकड़े सामने आएंगे और आरक्षण के लिए बंदरबाट भी होगी। जाति की राजनीति करने वाले सियासी दल पर सभी जातियों को खुश करने का जिम्मा रहेगा। कीर्ति और अपयश की राजनीति का आधार भी यही है। एक बात समझना पड़ेगा, लगातार लालू जी संघर्ष करते रहे, सदन हो, सड़क हो, हमेशा से इस बात को उठाते रहे हैं। और हम सब लोग जो हैं, ये लालू जी की सोच थी कि भाई 30 साल पहले जो लड़ाई लड़ी, और उन्होंने जो है जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो यहाँ जाति आधारित गणना कराया। और उस समय भी 15 में भी लालू जी ने बोला था कि जितने आरएसएस वाले हैं, कान पकड़वा करके भी अगर करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। आज इनकी मजबूरी है, और मजबूरी है, इन लोगों ने किया है। लेकिन विरोध इतने दिनों तक कौन कर रहा था? लोग, यानी सम्राट चौधरी का ये कहने का मतलब है कि हम ही लोग के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, तो शेड्यूल 9 65% आरक्षण जो हमारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया है, खाली रिपोर्ट आ जाने से नहीं ना होगा, उस पर तो अमल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ाया, तो आपने शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला? ये भी देखने की बात है। अब सेंसस होगा कब होगा, ऐसे ही अभी 4 साल डिले चल रहा है। सेंसस 21 में होना था, हो गया 25। अब परिसीमन से पहले होना चाहिए, अब देखते कब होता है, पहले ये हो तो जाए। आपका क्या नाम है? एजेंडा आप सेट करते हैं और काम बीजेपी और जेडीयू करती ये है। लालू जी हम लोगों के विचारधारा की जीत है, और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है, और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है। हर एक एजेंडा, सरकार पीछे पीछे रहती है, लालू जी और आरजेडी आगे आगे रहती है। तो तेजस्वी यादव के बयान को आपने सुना। साफ तौर पर उनके कहने का आशय यही है कि भाई, इस पर क्रेडिट वास्तव में यदि किसी को लेना चाहिए या मिले तो वो राष्ट्रीय जनता दल ही है, और उन्होंने निशाना भी साधा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जातीय जनगणना की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है, और विपक्ष लगातार
सत्ता पक्ष पर यह आरोप भी लगाते रहा है कि कमोवेश नारी वंदन बिल के साथ भी यही हुआ, घोषणा कर दी गई लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं। ऐसे में कहीं इसका भी हाल उसी के जैसा ना हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जाति जनगणना, जिसको लगातार विपक्षी दलें अपना ट्रम्प कार्ड मानकर चल रही थी, उस पर बीजेपी थोड़ा सा खेल तो गई है, लेकिन अभी भी खेल पूरा नहीं हुआ है। विपक्ष टाइमिंग के ऊपर इसलिए भी सवाल उठा रहा है क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं और जातिगत राजनीति के अलावा बिहार में बिना इसके सहारे के कोई सत्ता तक पहुंच ले, यह भी असंभव ही है। और क्या जाति वोटों के बंदरबाट के लिए जाति जनगणना की बात की जा रही है, या वाकई जो जातियां हाशिए पर हैं उनके उत्थान के लिए ये किया गया है? और कौन इसका माइलेज ज़्यादा लेना चाहता है और किसे मिलेगा? इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता आरजू खान साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता सौरभ सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता भूपेंद्र यादव साहब भी। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले खान साहब आप ही के साथ करते हैं। तेजस्वी यादव साहब के बयान को हम लोगों ने सुनवाया है अभी दर्शकों को, लेकिन असली सवाल यह है कि आप अकेले तो चुनाव लड़िएगा नहीं, चुनाव तो आप महागठबंधन के बैनर तले लड़िएगा। हर पार्टी जो आपके साथ साझा गठबंधन में रहेगी, चाहे बात कांग्रेस की कर लीजिए या किसी की भी फॉर दैट रीज़न, वो इसे अपनी जीत बताएगी। क्या इसे ज्वाइंट जीत की तरह भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, या श्रेय लेने की होड़ में सब एकला चलो रे? खान साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा सलाम, नमस्कार। मैं 2-3 चीजें मैं कोट करना चाहता हूँ कुणाल जी। सबसे पहले मैं नितिन गडकरी जी को मैं कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा, जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात। ये भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के मंत्री हैं। दूसरे, आदित्यनाथ सीएम योगी, जो कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। ये भारतीय जनता पार्टी के आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था। और तीसरा, मैं आरएसएस को अपने कोट करने जा रहा हूँ, समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातिगत जनगणना, आरएसएस। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है। और मैं ये कह रहा हूँ स्पष्ट तौर से, 1996 में जब देवेगौड़ा जी की सरकार थी, हमारा कैबिनेट था, उस कैबिनेट में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। उन्होंने उस कैबिनेट में इसको पास करवा लिया था। लेकिन 1996 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तो इस चीज को ही पलट दिया गया, इस फैसले को पलट दिया गया। तो ये समाजवादियों का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ये संघर्ष आज का नहीं है, 30 साल 35 साल पुराना है। आपने 2016 में देखा कि किस तरीके से हमने जातीय जनगणना करवाने के लिए राजभवन मार्च करवाया था जी। उसके बाद मैं आपको एक ट्विटर कोट करता हूं कि जो है आपका 2011 का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि कान पकड़ के दंड बैठक कराकर इन संघियों से जातिगत जनगणना करवाएंगे। और ये हमारे संघर्ष का नतीजा है। और यही नहीं, जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद, हमने 2018, 2019, 2020 में सर्वदलीय बैठक करवा के इसको विधानसभा से हमने पारित भी करवाया था। इसको विधानसभा से भी हमने पारित करवाया था। और यही नहीं, मैं आपको और बता दूं, एनडीए समर्थित सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया था 72 घंटों का, कि अगर 72 घंटों के अंदर अगर आपने इस पर फैसला नहीं किया तो राष्ट्रीय जनता दल पटना से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च करेगी। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये बेशर्मी के साथ जो सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, असल में ये समाजवाद से हार चुकी है। समाजवादियों के संघर्ष के आगे आरएसएस के हाथ पैर वालों ने दम। ठीक है, समझ गए। मतलब श्रेय आपको सबसे ऊपर चाहिए। सिन्हा साहब, अब इस बात से गुरेज तो नहीं किया जा सकता कि जब नीतीश कुमार साहब महागठबंधन के साथ सरकार में बिहार में थे, तभी यह पहल हुई थी, स्टेट की वाइज यदि बात की जाए, और काफ़ी दबाव उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी पे कमोवेश था कि वो इसे एक्सेप्ट या अप्रूव करती है या नहीं करती है।
अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सामाजिक विश्वास के नाते उसे विस्तारवाद देने के लिए यह कवायद अब छेड़ दी है कि भाई जाति जनगणना तो होगी, टाइमलाइन नहीं है। आप यह बता दीजिए कि यह सब में बिहार विधानसभा चुनाव उसके अंतर्गत यह किसे माइलेज देगा और इसका फायदा किसे मिलेगा, आपको या बीजेपी को, क्योंकि सब इसके श्रेय लेने के होड़ में आ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे नेता राहुल गांधी लगातार जो है सदन से लेकर सड़क तक उस मुद्दे को उठाते आए हैं। ये श्रेय लेने की बात नहीं है कि कौन किया कौन नहीं किया। हम लोग को इतना ही याद है कि माननीय राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर में कहा था कि हम इस बिल को इस सदन के अंदर में पास करवा कर दिखाएंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप नई सरकार जो आएगी, हमारी सरकार आएगी, वो पास करेगी इस चीज को। जहां तक आप इसको बिहार इलेक्शन से जोड़ रहे हैं तो भाजपा के जो कई नेता हैं उनके आप पूर्ववर्ती बयानों को देख लीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा कभी भी जातीय जनगणना के पक्ष में थी ही नहीं। चाहे वो बिहार का मामला हो, चाहे वो केंद्र का मामला हो। बिहार में भी वो लगातार जो है इसका विरोध करके आई और उसका सबसे स्पष्ट एग्जाम्पल ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी इतना सीरियस है जातिगत जनगणना को लेकर, तो बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है उसको वो सदन के अंदर में आर्टिकल में शामिल करके, आर्टिकल 9 में शामिल करके उसको ऑन बेस करके पास करवा सकते हैं और उसके लाभ को बिहार की जनता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इनका दिखाने का दांव अलग होता है, खाने का दांव अलग होता है। ये दिखाते जनता को ये है कि हम आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे और जनता के भलाई के लिए कुछ नहीं सोच सकते हैं। आप उसका स्पष्ट एक उदाहरण ले सकते हैं कि पूरा देश जब शोक में डूबा हुआ था, एक भयानक त्रासदी और आपदा इस देश में आ गई, हमारे 26 जो लोग हैं सिविलियन है वो मारे गए। उसके बाद भी मोदी जी जो है मधुबनी में आकर जो है चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनके लिए चुनाव जरूरी था, न कि यह देश जरूरी था। अभी तक उसका भी जवाब इस देश के किसी भी नागरिक को नहीं वो दे पाए हैं कि क्या एक्शन होगा, कब तक एक्शन होगा। वो बात करते थे कि एक सिर के बदले हम 10 सिर लाएंगे, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो 10 सिर छोड़िए, एक सिर के बदले एक सिर भी लाने की परिस्थिति में लगता है नहीं है। और जहां तक बयान की बात रही तो हमारे सामने जो है योगी जी का बयान है। योगी जी ने कहा था जाति और क्षेत्र और भाषा के नाम पे समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। आप समझ सकते हैं क्या बात बोल रहे हैं। गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री है, उनका कहना है जो करेगा जात की बात उसको करूंगा, उसको मारूंगा लाभ। तीसरा आरएसएस जो इनकी मातृ संगठन है, उनका कहना था कि समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातिगत जनगणना। उसके बाद इनके जो आईटी सेल के प्रमुख हैं जो कि पूरे दिन प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, अमित मालवीय ने भी साफ साफ शब्दों में लिखा था कि जातीय जनगणना जो है इस देश के लिए खतरनाक है और ये कभी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज बोल के आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ नहीं, अब कारण वही बता रहा हूँ कि इनका कथनी और करनी में फर्क होता है। एक टाइमलाइन पे कभी जाते नहीं, किस टाइमलाइन पे ये करेंगे, ये सिर्फ एक घोषणा है, घोषणा करके अगर इतना ही अगर वो बिहार को लेकर चिंतित है, जाति जनगणना को लेकर चिंतित है, तो भाई 3-4 प्रदेशों में जाति जनगणना हो चुकी है, तेलंगाना में हो चुकी है, कर्नाटका में हो चुकी है, बिहार में हो चुकी है, तो यहाँ पर क्यों नहीं आप लागू कर रहे हैं? आर्टिकल शेड्यूल 9 में आप डालिए और इसको लागू कर रही है। कम से कम इन 3 प्रदेशों को तो लागू होना चाहिए, लेकिन ये लागू करेंगे नहीं क्योंकि इनकी मंशा स्पष्ट है कि जो दबी पिछड़ी जो जातियां हैं, जो दलित आबादी है, वो पिछड़ी रहे, बैकवर्ड रहे। और आने समय में जब चीजें होंगी इनके खिलाफ पे जब जाने लगेगी तो उसको ये लागू कर। ठीक है सिन्हा साहब। भूपेंद्र यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव साहब, स्पष्ट ईमानदारी से एक बात बताइएगा। देखिए, आपने कभी विरोध तो खुलकर किया नहीं जाति जनगणना का, लेकिन आपने हामी भी खुलकर नहीं भरी है। अब यह मजबूरी है या मजबूती प्रदान करने के लिए उठाया गया कदम है? यादव साहब, ऐसा है
मैं सबसे पहले देश की जनता को नमस्कार करता हूँ। ऐसा है भाई साहब, आजादी के बाद इस देश में पहली बार जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना कराने का जो बीड़ा उठाया हमारे देश का पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो 140 करोड़ जनता का आएंगे सेना से आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूत होने जा रहा है। आजादी के बाद यह पहला अवसर है इस देश में कि जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना भी हमारे देश के निर्माण पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कराने का काम कर रहा है। नंबर 2, इस देश में ये लोग कांग्रेस की शासन आजादी की बात से रही मेरे भाई। 65 साल इसने देश पर आजाद भारत में आजादी से लेकर के 65 साल तक इन्होंने राज किया। लेकिन आज कौन सी विपत्ति आ गई राहुल गांधी जी के घर मेरे भाई, ये जाति जनगणना की बात करते आ रहे हैं। ये तो इनकी जो सरकार थी तो इनके नाना जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, इनके पिताजी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने और इनके माता जी ये कहती हैं कि हमारे देश के अंदर में पिछड़ों का, महिलाओं का जो है आरक्षण देने का जो है ना हमारा सपना था। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 1995 में कह रहे हैं कि हमने इस चीज को प्रस्तावित किया था। यादव साहब, जाति जनगणना वाले चक्रव्यूह में आप फंस गए हैं या फिर इसे आप अपनी जीत मानते हैं? क्योंकि आप ही के पार्टी में क्या सब लोग एक मत हैं? योगी आदित्यनाथ साहब के भी बयान की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी 4 जातियों में देश को उन्होंने बांटा था, गरीब, किसान। और इन सब के मद्देनजर रखते हुए उस जातिवाद के चैप्टर में अब आप ही बुक लिख रहे हैं। आप इसे जीत मान रहे हैं या फांस? सबसे पहले तो मैं आपको पूरी बात को उनका जवाब दे दूं। बोल दीजिए। कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इटली के चाची जो हमारे हैं राहुल जी की मम्मी और बिहार के चाचा हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का यदि सपना साकार किया तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सपना साकार मतलब उनका सपना आपने साकार किया ना? साकार किया। हाँ ठीक है, बस यही वो कह भी रहे हैं कि उनके सपना को ही आपने साकार किया। आते हैं, आपके पास वक्त का तो अभाव है, फिर आएंगे आपके पास। दूसरी बात मेरी भाई, बोलिए जल्दी से। जाति जनगणना का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझना, नीति निर्माण में मदद करना और सामाजिक असमानताओं को दूर करना। इसके आंकड़े आरक्षण नीतियों को बेहतर बनाने। यादव साहब, वो सब ऑब्जेक्टिव है, वो सब तो डिटेल में आएगा ही, वो हमको पता है। पर्पस क्या है, पर्पस, उसके ऊपर हम बात करें। 1 मिनट, आते हैं फिर आपके पास। सिन्हा साहब, आप हाथ उठा रहे हैं, फिर खान साहब के पास जाएंगे, फिर यादव साहब से क्लोजिंग लेंगे। जल्दी से सिन्हा साहब। 1 मिनट यादव साहब। भाजपा का दिक्कत सबसे बड़ा क्या है? ये प्रोपेगेंडा में इतना ज्यादा बिलीव करते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इनके पास जो भी ज्ञान आता है वो व्हाट्सएप से मीडिया पर रिकॉर्ड करके उसके ऊपर विवेचना और वचन का काम करते हैं। ठीक है। अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो कि शुरुआती समय में इस देश की सत्ता में थी, शासन में थी, तो कभी भी शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को लागू नहीं करती। ठीक है, पहला चीज। दूसरी चीज, अगर कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा मन में भेद रख के चलती तो जब देश आजाद हुआ उसके बाद जो पहली सरकार बनी, आपके भी जो समय जो जनसंघ था उस पार्टी के भी कई सदस्य जो है मंत्री हुआ करते थे। आ रहे हैं यादव साहब। दिक्कत ये है, और आपने जिस तरीके से सोनिया जी का नाम बदनाम करने की कोशिश की, राहुल जी का नाम बदनाम करने का कोशिश किया, नेहरू जी का नाम बदनाम करने का कोशिश किया, ठीक है, वो लगातार आप करते आ रहे हैं। आपसे कोई अपेक्षा नहीं कर। ठीक है। समय समय पर इस देश में जो है बदलाव की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जहाँ तक बात रहा है कि आप सामाजिक और आर्थिक जल्दी से की बात कर रहे हैं, तो आप मनमोहन सिंह जी का 2010 के जनगणना का रिपोर्ट है उसको क्यों नहीं आप? ठीक है, वो सब सवाल है, लेकिन आज जाति जनगणना के ऊपर ही हम सवाल जवाब करें। ठीक है सिन्हा साहब, ठीक है।
खान साहब एक मिनट सर, वक्त का अभाव है, सबसे थोड़ा बात कर लेते हैं। खान साहब, यह सवाल आपसे है कि आप इसे अपनी जीत तो बता रहे हैं, लेकिन क्या यह जीत इतनी बड़ी है कि बिहार विधानसभा जो चुनाव आगामी है उसमें वो आपको सत्ता की जीत तक पहुंचा दे? बहुत सफाई के साथ मैं आपके सारे बातों का जवाब दूंगा। जल्दी से दीजिएगा, वक्त का अभाव है। फिर क्लोजिंग कमेंट यादव साहब से भी लेना है। सबसे पहले तो हंसी आ रही थी भाजपाइयों पे कि कल तक जो हमारे ऊपर जातिवादी हिंसा फैलाने का आरोप लगाते थे, आज कितने फायदे गिना रहे हैं। ये इतने बेशर्म हैं कि कल तक गालियां देते थे, आज बेशर्मी के साथ उसके फायदे गिना रहे हैं। ये भाजपाइयों का असली डीएनए है। कल तक ये हमको कहते थे कि ये, अरे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जातियां, और हमको कहा कि जातिवाद फैलाने वाले लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और आज भाजपा जो फायदे पे फायदे गिरा रहे हैं। और इनको पता होना चाहिए इन भाजपाई प्रवक्ता साहब को कि 1996 में देवगौड़ा की कैबिनेट में पास हुआ था। तो ठीक है, इतिहास के पन्ने टटोलेंगे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स खुलेंगे। आज हम मेन मुद्दे पे बात करें। खान साहब माफ कीजिएगा, वक्त का अभाव है। क्लोजिंग कमेंट यादव साहब आपसे भी। यादव साहब, आपकी पार्टी को सवर्णों की पार्टी भी काफी हद तक कहा जाता है। क्या जाति जनगणना की घोषणा करके आपने अपने एक वर्ग को रूठने पे छोड़ दिया? जल्दी से। ऐसा है कि हमारे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी न्याय के साथ विकास पुरुष है। ये आज तक जो बात है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के हित के लिए काम किया, सामाजिक न्याय के साथ विकास करने का काम किया। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है मेरे भाई। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेते हैं कि इससे हमको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे वोट की कतई परवाह हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 140 करोड़ गरीब जनता को कैसे जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए, इसके लिए इन्होंने निर्णय लिया, ना कि जो है ना आने वाला 2025 के चुनाव। ठीक है, इसको मद्देनजर देखते हुए कतई नहीं लिया गया। और मैं आपको आज चैनल के माध्यम से बता दूं, जल्दी से, ये जो कांग्रेस का सपना था और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का सपना को साकार किया हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और इनकी सपना चकनाचूर होने जा रही है। और बिहार के 2025 के चुनाव में ये लोग पूरी तरह से मुंह खाने को जा रहे हैं। ये लोग ऐसी पार्टी है। ठीक है यादव साहब, अब जनता के बीच में तो सबको जाना है, आपको भी जाना है, खान साहब को भी जाना है और सिन्हा साहब को भी जाना है। अब देखिए कौन अपने बात को कितने जोर से रखता है। वक्त का अभाव है, माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जाति जनगणना की बात तो चली है, लेकिन इसके सियासी माइलेज से कोई अछूता रहना चाहे, यह भी मौजूदा राजनीति में मुश्किल ही लगता है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता इसे किसकी जीत मानती है। मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।